क्या आप सी नहीं ड्रॉ कर सकते? सी यानी कि आप आर नहीं ड्रॉ कर सकते? ये डिस्टेंस आपकी क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर नहीं ड्रॉ करवा सकते? करवा सकते हो ना। तो मैंने दूसरे का सी ड्रॉ करवा दिया और मैंने बोला जो दूसरी रे है वो आपकी सी से आ रही है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो जब वो सी से इंसिडेंट होगी तो दूसरी जाएगी भी कैसे? सी से। तो मेरे पास दो बन गए कि नहीं? तो जब मेरे पास एक ये बना, एक फोकस वाली बनी, तो दोनों का हम इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे और जब हमें इंटरसेक्शन पॉइंट देख लिया तो क्या मैंने इमेज नहीं देख ली? ये हमारी देखो क्या है? इमेज। पर इमेज कैसी बनी? इमेज बनी बेटा मेरी वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। और एक बार उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट नेचर ऑफ दिस, ओके, जैसे ही ये वर्ड नेचर ऑफ लाइट आता है सबसे पहला आप बोलोगे दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, फर्स्ट वेट, फर्स्ट थिंग आप यही कहोगे कि नेचर ऑफ लाइट में कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है एंड नॉन मैकेनिकल वेव है। कैसा है? नॉन मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव्स जो होते हैं उनको ट्रैवल करने के मिलने के लिए, ओके, I think in class 9th you have learned about waves that are mechanical, or you have learned about the transverse and longitudinal waves, right? So when I am talking about, see, when I am talking about longitudinal or transverse kind of waves, what did you understand? You come to know that one needs medium and another doesn't needs any medium, right? Longitudinal and transverse kind of waves, right? Transverse waves. And here I am saying that light are the kind of waves that are non-mechanical, okay. Non-mechanical just says they doesn't need any kind of material, okay, or any kind of medium to travel, just like transverse wave. So I will say that light is a kind of name. Light have both the nature particle first and your wave, okay, and it is an electromagnetic wave. ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ज़्यादा अच्छा भी रेडिएशन है। ये एक ट्रांसवर्स या नॉन मैकेनिकल है, नॉन मैकेनिकल वेव है। नो रिक्वायर्स नो मीडियम टू ट्रैवल, रिक्वायर्स नो मीडियम टू ट्रैवल, ठीक है, रिक्वायर्स नो मीडियम टू ट्रैवल। ठीक, अब लाइट की हम लोग रेज फॉर्म में जब पढ़ते हैं तो हम उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है, या रे ऑप्टिक्स, ठीक है। इसमें क्या है, जितने भी ज्योमेट्रिकल लॉज होते हैं वो सारी चीज़ों को हम लोग इसमें फॉलो करवाते हैं, लेकिन क्योंकि उसमें वेव नेचर्स भी है, सो दैट्स वाई ये जो आपके डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ऑल दीज आर ये लाइट के क्या है? वेव नेचर है। सेकेंड, ये तो थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट, पहला पॉइंट आप ये बोलोगे, सेकेंड पॉइंट आप ये बोलोगे, थर्ड पॉइंट आप ये बोलोगे, फोर्थ पॉइंट आप क्या बोलोगे? फोर्थ पॉइंट आप बोलोगे कि जो आपका लाइट है उसकी रेंज क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये क्या है? ये क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होगा जिसमें वो लाई करेगा, तो आप बोलोगे 450 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक। देख लेना आपके एनसीईआरटी बुक में कितना रेंज दिया हुआ है, ये रेंज हो सकता है, इसकी वेवलेंथ है, ठीक है। किसी किसी बुक में 450 से 800 दिया रहता है, तो वो होता है कि कंसर्न क्या है, तो आप एनसीईआरटी को देखना, उसी को फॉलो करना। इतना समझ में आ गया? तो ये सारी चीज़ें हमने क्या बोली, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लाइट, तो आप सबसे पहले इन चारों को ही पहले पॉइंट आउट करोगे, उसके बाद आपको जो लिखना है लिखना। क्लियर है? खुद का बहुत सारे नेचर हैं, जैसे कि ये डुअल नेचर को, ये जो मैंने बोला ना कि ये पार्टिकल नेचर को भी शो करता है, ये वेव नेचर को भी शो करता है, इट डज जस्ट अ सिंपल सिंगल वर्ड, इट एग्जिबिट्स डुअल नेचर, ठीक है। जैसे ही आप बोलोगे ये डुअल नेचर को एग्जिबिट करता है, मतलब कि पार्टिकल नेचर को भी करता है और आपके किसको?
वेव नेचर को भी बोलता है, ठीक है। वेव नेचर के मैंने बोले एक्सपेरिमेंट आपके क्या क्या है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ठीक है, पोलराइजेशन, दीज आर इट्स वेव नेचर। और अगर पार्टिकल नेचर को बोला जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, ये सारे उसके पार्टिकल। अच्छा, लाइट जो है वैक्यूम में ट्रैवल करती है। ओके फाइन, वन थिंग मोर। अब देखो ये जो लाइन आप लिखोगे ना कि पार्टिकल नेचर भी है, पार्टिकल प्लस आपका वेव नेचर है, तो इसके तो एग्जाम्पल दोगे ही, लेकिन इन दोनों के पहले लिखोगे डुअल नेचर को एग्जिबिट करता है। पहली चीज़ तो डुअल नेचर को एग्जिबिट करता है, ठीक है। और एक पॉइंट और लिखोगे क्या कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। और ये ट्रैवल करता है, इसका मतलब वैक्यूम में भी, ट्रैवल इन वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम, जिसमें उसकी स्पीड जो रहती है कांस्टेंट स्पीड से, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, जो कि c है, और c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये लाइट की स्पीड है बेटा, कब है, वैक्यूम में। लेकिन अगर आपको कोई बोले कि अभी जो हम लोग देख रहे हैं लाइट ही देख रहे हैं ना, तो क्या बोलोगे कि ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करिए? नहीं, हम वैक्यूम में नहीं हैं, हम एयर में हैं। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, जहाँ पर एयर भी ना हो तो हम उसको वैक्यूम कहते हैं, लेकिन अभी क्या है, वैक्यूम नहीं है। ओके, फर्स्ट थिंग ये उसकी स्पीड है, ठीक है। लेकिन जैसे ही जब वो कोई मटेरियल में एंटर करती है तो उसका क्या होता है, ये जो c की वैल्यू चेंज हो जाती है, वो v होती है, ठीक है। सो सिंस उसके पास एक वेव नेचर है, तो वेव नेचर में उसके पास क्या होगा, लैम्डा होगा, न्यू होगा, और वेलोसिटी v होगी। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, स्पीड, और ये क्या है, वेवलेंथ, ठीक है। तो इन दोनों का रिलेशनशिप क्या होता है, लैम्डा इंटू न्यू इज इक्वल टू योर वी, ये नेचर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक रिलेशनशिप होती है, और इस रिलेशनशिप को हमारी लाइट सेटिस्फाई करती है। क्लियर है? ओके। मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके आंसर का अमाउंट क्या होगा। ये सारी चीज़ें तो आप कम मार्क्स के लिखोगे, लेकिन जब और थोड़ा मार्क्स पूछ ले अगर आपसे, तो आप क्या बोलोगे, फिर आप इसके प्रॉपर्टीज़ पर आ जाओगे कि लाइट जो है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिनास को शो करती है, फिनोमिना को शो करती है जब वो सरफेस पे पड़ती है, व्हेन इट इंसिडेंट ऑन सरफेस, ऑन एनी सरफेस, ठीक है। ओके, इंसिडेंट करती है। और वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि मिरर हो गया, लेंसेज हो गए, ये सब हमें लाइट को अपने एप्लीकेशन के अनुसार यूज़ करवाते हैं। मेरे रिक्वायर्ड एप्लीकेशन के अनुसार हम इनका यूज़ करके लाइट को के साथ खेलते हैं। ओके, क्लियर है ना? ये टोटल आपका क्या था, नेचर ऑफ लाइट था। अभी आप कितना लिखोगे ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में कितने नंबर के क्वेश्चन आए हैं। क्लियर है ना? हो जाएगा? ओके बेटा, ये देखो एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को यूज़ किया है। क्या यूज़ किया है इसमें, ये लेंस है, ये एक आप बोलोगे कि ऑप्टिकल प्लेट है, जब आप लोग पोलराइजेशन वगैरह क्लास 12 में पढ़ोगे तब जाके यूज़ होगा। सो ये मैं इसलिए दिखाई हूँ कि हम देखो इसमें बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं। जैसे हम लोग ने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का यूज़ करके ये लेंस वगैरह यूज़ किया, तो मुझे पता चली रेज वगैरह क्या वर्क करेंगी। फिर ये पार्ट जो है, ये पार्ट बेटा आपके वेव ऑप्टिक्स को बोलेगा, बिकॉज दिस इज यूज इन पोलराइजेशन काइंड ऑफ थिंग्स। ये भी आपका वेव नेचर है, क्योंकि हम जब लेंस पे पढ़ा रहे हैं तो हमें स्क्रीन पे कैसा इमेज बन रहा है, कैसे वेव्स बन रहे हैं, दैट इज ऑल थिंग। तो ये जो एक्सपेरिमेंट का पूरा सेटअप है, ये आपके वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को शो कर रहा है। क्लियर है? ओके, ये वाला जो क्योंकि मैंने आपको कहा कि हमें लाइट के कुछ एक्टिविटीज़ पता है, इसे हम नेचर नहीं कहेंगे, इसे हम एक्टिविटीज़ कहेंगे, ठीक है। क्या एक्टिविटीज़ है, लाइट एक इमेज बनाती है, लाइट अगर इंसिडेंट होती है किसी सरफेस पे तो वो क्या क्या फिनोमिना को करती है, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो ये सब लाइट के क्या है, फिनोमिनाज हैं। इस वजह से ये कैसे फिनोमिनाज है, कैसे हम सी लाइट जो है कुछ फिनोमिना या कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है। ओके, एंड दीज एक्टिविटीज़ आर योर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, राइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और ये फिनोमिना कब होता है, जब वो लाइट इज इंसिडेंट, लाइट रेज इज इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस, राइट। अब सरफेस शाइनी है, रिफ्लेक्टिव है, दैट डिपेंड्स ऑन द सरफेस ओनली, ऑन द मटेरियल ओनली, राइट। सो हाउ कैन आई से, ओके, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक डिफ्रेंशिएशन किया था रेज एंड बीम्स में, राइट, हैव यू रिमेंबर्ड दिस?
ओके, रे और बीम में अंतर क्या होता है? लाइक दिस वे। ये क्या है? ये गुच्छा अगर मैं लूँ तो वो सारे क्या होंगे? बीम होंगे। बंच जो होता है रेज का वो क्या होता है? बीम। बट वन सिंगल वन को जब लेते हैं तो रे कहते हैं। और हम लोग किस डायग्राम को मोस्टली रीड करते हैं? रे डायग्राम को, राइट? हम लोग रे डायग्राम को स्टडी करते हैं। ओके, तो लाइट के पास इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन दो तरह के फेनोमेना है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो ये मेरा कोई सरफेस है, उस सरफेस पे लाइट पहले इंसिडेंट हो रही है, ठीक है? तो इसी पॉइंट से मैं एक नॉर्मल खींचूंगी, ठीक है? और नॉर्मल से इस एंगल को मेजर करूंगी और उसी एंगल से मुझे क्या मिलेगा? रिफ्लेक्टेड लाइट मिलेगी। सॉरी, थोड़ा सा उधर चला गया है। ये रिफ्लेक्टेड लाइट मुझे ऐसे मिलेगी, राइट? सो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया ये वाला, और ये वाला क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है? ये आपका क्या है? ऊपर वाला सरफेस ये आपका स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है जहाँ पर क्या है? रिफ्लेक्शन ऑकर हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑकर हो रहा है। और ये वाला क्या है? आपका रफ सरफेस है। कैसा सरफेस है बेटा? रफ सरफेस है, ठीक है? और ये हम किसके बात कर रहे हैं? इसकी हम मिरर की बात कर रहे हैं, मिरर की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास दो इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम लाइट रेज को खेलते हैं। वन इज़ योर मिरर एंड अनदर इज़ योर लेंस, राइट? सो हमारे पास इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, और क्या है? नॉर्मल है, राइट? नॉर्मल क्या है? इमेजिनरी, जो कि हम ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, राइट? तो इन तीनों को मिला के हमारा फर्स्ट लॉ तैयार होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना तैयार? क्या बोलता है भाई? कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोथ लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, नॉट बोथ, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ओके? और दूसरा लॉ क्या कहता है? कि एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, इंसिडेंट इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है? ये दो हमारे क्या होते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, याद रहेगा? ओके, अब नेक्स्ट एक और बताते हैं। सो ये वाला पेज हम लोग का हो गया। ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये सरफेस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बोल दिया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है? अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लॉज हो गए ये क्या है? ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर भी आपको समझ में आया था, क्लास में हम लोग इसको डिस्कस किए थे बेटा। आस्किंग यू, अगर क्वेश्चन बन जाए, से द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन, देन व्हाट यू विल आंसर? properties of reflection of plane mirror. हाँ, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। कुछ नहीं है बाबू। सी, अगर Laterally inverted. लैटरली इन्वर्टेड कैसे होगा? इन रियल इमेज बनती है कि इन्वर्टेड इमेज बनती है? पहले तो ये बताओ। नहीं, जब इमेज मतलब प्लेन मिरर से बनती है तो वो इमेज इरेक्ट होती है कि मतलब इन्वर्टेड होती है? कैसी होती है? इरेक्ट होती है। इरेक्ट होती है। रियल होती है कि वर्चुअल होती है? रियल। वर्चुअल होती है बेटा। देखो मैंने क्या बनाया था, ये आपका प्लेन मिरर है, लाइट इसके पैरेलल इंसिडेंस हो रही है। जब पैरेलली पड़ रही है तो याद रखना, पहले तो मैं नॉर्मल वाला ड्रॉ करूँगी, नॉर्मल जैसे जाती है नॉर्मल वैसे वापस आती है, ये तो हम लोग को पता ही है, ठीक है? एक हमारी इधर से इंसिडेंट हुई और जाके रिफ्लेक्ट हो गई, राइट? इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो जो रिफ्लेक्टेड हुई वो क्या है? ये तो ऊपर वाले को काट नहीं रही है, तो हम सबको क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे मिरर के ऑपोजिट साइड में। जैसे ही मिरर के ऑपोजिट साइड गया, दैट मीन्स व्हाट? ये तो वर्चुअल इमेज बना रही है। लेकिन ये भी ध्यान से देखो कि ये इरेक्ट है, जो हाइट इधर है वही हाइट इधर है। अगर इसका टिप ऊपर की तरफ है तो इधर भी इसका टिप उधर ऊपर की तरफ होगा। ये जो डिस्टेंस है ये भी वही डिस्टेंस है, ठीक है? u और v का डिस्टेंस सेम है और वर्चुअल इमेज है, हाइट का डिस्टेंस सेम है। ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है प्लेन मिरर तो हो ही गया। देखो सी, मैंने आपको बताया था ना क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। ये देखो इसकी प्रॉपर्टीज़,
क्या है, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, दिस इज ऑन द सेम साइज एज ऑन द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इज सेम एज द बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट, मतलब यू और बी दोनों सेम है, और ये लैटरली इन्वर्टेड है। ठीक है, क्लियर है, हाँ हो जाएगा ना। हाँ अब स्पेरिकल मिरर बहुत इजी है, कोई स्फेयर का ही हम जो मिरर काट के एक पीस का स्टडी करते हैं, दैट इज़ योर स्पेरिकल मिरर, पोर्शन कट आउट करते हैं। फिर मैंने इसके आपको बता, ओके, और मैं एक क्वेश्चन शीट दूंगी, उसको टाइमर लगा के सॉल्व करोगे, पेपर को वैसे ही सॉल्व करके लिख के लिखोगे जैसे आप एग्ज़ाम में लिखते हो। ध्यान रहना, व्हाट आर टू थिंग्स, एक तो टाइमर होना चाहिए, और जैसे आप एग्ज़ाम में इसको परफॉर्म करते हो वैसे करोगे। ठीक है, ओके, यही प्रैक्टिस होती है, वरना पढ़ते सब हैं, याद सबको ही करता है, अपने को सबकी तरह नहीं बनना है। ठीक है, सो स्पेरिकल मिरर्स में क्या होता है, अपर्चर होती है, इसके जो पैरामीटर्स होते हैं स्पेरिकल मिरर के, सबसे पहले अपर्चर हो गया। अपर्चर क्या होता है बेटा, वो पोर्शन जहाँ से रिफ्लेक्शन ऑकर होता है, यानी कि मैं अगर ये पूरा का पूरा पार्ट बताऊँ तो वो क्या हो जाएगा, उसका अपर्चर हो जाएगा। पोल क्या है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना आपकी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस से जो स्फेरिकल मिरर के साइड का जो अपर्चर है, उसका जो मिडिल पॉइंट है, उस मिडिल पॉइंट तक जो लाइन हम खींचेंगे, जो सेंटर पॉइंट आएगा, उसको उसका पोल कहते हैं। ठीक है, या आप बोलोगे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है उसे हम पोल कहते हैं। तो पोल क्या है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिव सरफेस। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, वो जो याद करिए जिससे आपका मिरर, जिस स्फेयर से मिरर को लाया गया था, उसका जो सेंटर होता है वही क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है बेटा, जो स्ट्रेट लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास आउट होती है, पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर पास आउट होती है, वो क्या होती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, वही डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है, तो रेडियस ऑफ द स्फेयर इज ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उसका जो सेंटर है वो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, दो मिरर होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, जिसका अंदरूनी भाग रिफ्लेक्टिंग हो उसको हम क्या कहेंगे, कॉनकेव, और जिसका बाहरी भाग रिफ्लेक्टिव हो उसे हम कहेंगे कॉनकेव, कॉन्वेक्स। ठीक है, अब इसको याद करने का देखो सुपरहिट तरीका क्या होता है। कॉन्वेक्स है, एक्स है, एक्स है, एक्स क्या होता है, एक्स हम लोग बाहरी ऑब्जेक्ट को लेते हैं क्योंकि वो लास्ट में आता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में, तो आप सीधा बोल दोगे कि बाहरी सरफेस रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, और कौन केव है, केव है, केव यानी कि जहाँ पर अपन को शांति मिलती है, अंदरूनी हिस्सा ना, एक अकेलापन जैसा हिस्सा, सो अंदरूनी हिस्सा, तो इसका मतलब कॉनकेव का क्या है, याद हो जाएगा, अंदरूनी हिस्सा रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, कॉनकेव, ये दोनों में कन्फ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए दूर रखेगा आपके। चलो, कॉनकेव कॉन्वेक्स हो गया, ये हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है बेटा, जब भी रेस पैरेलल आएंगी वो काट के कहाँ पर जो भी पैरेलल रेज आएंगी, क्या पैरेलल रेस कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी रेज होंगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से गुजरेंगी, फोकस इज द पॉइंट। तो फोकस पॉइंट को हम लोग डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि सारे पैरेलल रेज को आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे जो कन्वर्ज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस, उसे हम क्या कहते हैं, फोकस। ठीक है, क्लियर है। कॉनकेव मिरर का नेचर क्या होता है, डाइवर्ज करना कि कॉन्वर्ज करना, हाँ कन्वर्ज करना, बिल्कुल पास लाना। सो इनका नेचर क्या होता है, कन्वर्ज करना, वेयर एज कॉन्वेक्स मिरर का नेचर होता है डाइवर्ज करना। इसलिए वो वर्चुअल इमेज क्यों बनाता है, बिकॉज हम लोग उसको कन्वर्ज करवाते हैं मिरर के दूसरे साइड ले जाके, यही ना नियम होता है कि हम कन्वर्ज करवाते हैं मिरर के दूसरे साइड ले जाके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड योर डाइवर्जिंग, दिस इज कॉल्ड योर डाइवर्जिंग। क्लियर है ना, ओके हाँ। पोल और जहाँ पर ये फोकल पॉइंट, पोल और फोकल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशनशिप होता है, हाफ का रिलेशनशिप होता है। किसका रिलेशनशिप होता है, हाफ का, या आर इज इक्वल टू 2f होता है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होता है, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो बड़ा होता है बेटा फोकल पॉइंट से, ये तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, तो मे बी इज इक्वल टू 2f होगा, सो योर f इज इक्वल टू r/2। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा बड़ा होता है f के। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे कि हमारे पास कैसे कैसे रेज हैं। अब देखो, एक रे तो मुझे पता है, क्या रे है पता है मुझे, बताओ,
वी नो सम ऑफ द रे का नेचर कि अगर पैरेलल आएंगी तो फोकस से गुजरेंगी, ये ज़रूरी है। अगर नॉर्मल पड़ रही हैं मतलब कि अगर पैरेलल आएंगी तो फोकस से गुजरेंगी, राइट, सारे के सारे फोकट पे होंगे, मैं कॉनकेव की बात करें। और अगर उसमें भी वही रूल है, कॉन्वेक्स में भी वही रूल है, डोंट वरी, वो पीछे ले जाके कन्वर्ज करवाता है, ठीक है, इसीलिए उसमें क्या होता है, वर्चुअल इमेक्ट होती है। दूसरा हम जानते हैं कि अगर रे आर से पास होगी तो आर से ही वापस भी आएगी, राइट, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल हो जाती है, क्लियर है। तीसरा हम जानते हैं कि जिस एंगल पर इंसिडेंट होगी उसी एंगल पर रिफ्लेक्शन होगा, क्लियर। चौथा हम जानते हैं अगर फोकस से जा रही है गुजर के तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। सो दीज, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, जानते हैं ऑलरेडी, और इन्हीं का इस्तेमाल करके हम डिफरेंट डिफरेंट रे डायग्राम्स बनाते हैं, क्लियर है ना। मेरी रेज जो है पैरेलल आ रही हैं, या मैंने आपको बोला कि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। अगर मैंने सपोज़ करो आपको ये बोला, इसका मतलब यहाँ की जो रेज होंगी ना वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है, कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। और जैसे ही वो पैरेलल हो जाएंगी तो रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा, फोकस से गुजरेंगी, फोकस से पास होगी। समझ में आ गया कैसे हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग के पास जितना भी नॉन मटेरियल है हम लोग उनका इस्तेमाल करेंगे, बस देखना अपने आप ही आंसर निकल जाता है। आंसर निकालने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन है उन इन्फॉर्मेशन को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप यूज़ करना है। जैसे कि देखो ये वाला, ये आपका कौन सा मिरर है, कौन सा माउस, ये हाँ ये आपका वो है कन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि ये बाहर की तरफ शाइनी है। अब कॉन्वेक्स मिरर है इसका मतलब डाइवर्जिंग नेचर होगा, और हमें रेज को मिरर के अनदर साइड ले जाना पड़ेगा, रेज को एक्सटेंड करवाना पड़ेगा अनदर साइड, हाँ क्लियर है, ये हमें इन्फॉर्मेशन पता है। तो देखो इसने क्या किया, राइज आई पैरेलल और रिफ्लेक्ट करवा दिया मैंने, ठीक है, लेकिन जैसे ही रिफ्लेक्ट करवाया तो इसका मैंने एक्सटेंशन ड्रॉ करवाया, कहाँ पर, पैरेलल है तो ऑपोजिट साइड के फोकस पर आएगी बेटा जी, पैरेलल है तो अपोजिट साइड के फोकस पर आएगी, ठीक है। तो ये देखो आपके पास एक क्या तैयार हुआ, एक जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी रे के डायग्राम तैयार हुआ है। अब ये वाला देखो, जब वो इन्फिनिटी से थोड़ा पास आ जाता है, इन्फिनिटी पर नहीं है इसका मतलब पैरेलल नहीं होगा, बाकी वो थोड़ा पास आ जाता है, ये बताया नहीं कि कितना पास आता है, बट ओके इन्फिनिटी पर तो नहीं है, तो इसका मतलब जब इन्फिनिटी पर तो नहीं है तो हम तो पैरेलल ही ड्रॉ करेंगे, नहीं हम पैरेलल ड्रॉ कर पाएंगे क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक रे तो पैरेलल ड्रॉ करवा दिए ऑब्जेक्ट से और उसको रिफ्लेक्ट करवा के फोकस से पास करवाया। दूसरा मैंने क्या किया बेटा, दूसरा मैंने किसी भी एंगल पर मान लो, या आप ये कह सकते हो कि दूसरे, देखो जैसे कि यहाँ पर फोकस का आप एक्सटेंड करवा के फोकस बना के उसको पास करवाए हो, क्या आप सी नहीं ड्रॉ कर सकते, सी यानी कि आप आर नहीं ड्रॉ कर सकते, ये डिस्टेंस आपकी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर नहीं ड्रॉ करवा सकते हो ना। तो मैंने दूसरे का सी ड्रॉ करवा दिया, और मैंने बोला जो दूसरी रे है वो आपकी सी से आ रही है, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो जब वो सी से इंसिडेंट होगी तो दूसरी जाएगी भी कैसे, सी से, तो मेरे पास दो बन गए कि नहीं। तो जब मेरे पास एक ये बना, एक फोकस वाली बनी, तो दोनों का हम इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे। और जब हमें इंटरसेक्शन पॉइंट देख लिया तो क्या मैंने इमेज नहीं देख ली, ये हमारी देखो क्या है, इमेज। पर इमेज कैसी बनी, इमेज बनी बेटा मेरी वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है, ओके आगे बढ़ूँ। जैसे कि मैंने बोला कॉनकेव मिरर से कैसे इमेज बनेगा, पहला वही, जितना जितना दूर रहता है उतना उतना क्या हो जाता है, हम लोग पास उसको लाते हैं, राइट, किसके पास लाते हैं, पोल के पास धीरे धीरे लाते हैं। तो पहला वाला क्या था, यू जो है हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्लियर ना। और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम मेजर कैसे कर सकते हैं, ये अगर मेरा मिरर है और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो हम लोग इधर के डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, किधर के डायरेक्शन में, इधर के डायरेक्शन में। और जब हम इधर के डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो वो नेगेटिव डायरेक्शन होती है कि नहीं, किसके हिसाब से, हमारे 4 क्वाड्रेंट के डायग्राम के हिसाब से होता है, 4 क्वाड्रेंट के डायग्राम के हिसाब से। सो इसीलिए यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, किसके, कॉनकेव मिरर के,
समझ में आ रहा है ना? तो देखो यहाँ पे पहला क्या है, उसने बोला कि ऑब्जेक्ट जो है आपके इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी है पे तो इमेज बनाओ कैसे बनेगी, तो सारे के सारे तो रेस पैरेलल ही आएंगे, पैरेलल आएंगे तो फोकस पे कटेंगे, फोकस पे कटेंगे तो हाईली डिमिनिश्ड इमेज आएगा, रियल आएगा, इन्वर्टेड आएगा, हाईली डिमिनिश्ड आएगा। ये हमेशा ध्यान। पॉइंट साइज क्या है? हाँ हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज उसमें लिखा है। हाँ, कुछ भी हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज कुछ भी लिखो, क्योंकि ये देखो v और f इसका सेम होता है। क्या होता है? v और f सेम होता है। क्लियर है? हाँ, ओके। अब मैं थोड़ा सा पोल के पास लाई हूँ, मतलब इन्फिनिटी से तो कम है लेकिन r से ज़्यादा है। तो जब ऐसा होता है तो किसके किसके बीच में बनता है? r और f के बीच में बनेगा बेटा जी। तो एक तो मैं पैरेलल करवा दी, एक मैं c से गुजरवा दी, तो पैरेलल वाली तो फोकस से कटेगी और c वाली कहाँ से कटेगी? c वाली तो वापस c के पास से ही जाएगी, सेम पाथ ट्रैवल करती है, सेम पाथ ट्रैवल करती, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया? ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। तो ये देखो इमेज भी यहाँ पर बन गई, लेकिन इमेज क्या होती है? रियल होती है, थोड़ी सी आपकी छोटी होगी, मतलब एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है उसके हाइट की तो नहीं होगी, इसलिए हमने क्या लिखा है? डिमिनिश्ड। ठीक है, लेकिन इन्वर्टेड होगी। तो इसका मतलब कहाँ पे बनी? सी और आपके एफ के बीच में बनी, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी है। क्लियर है? अब हम थोड़ा सा और पास लाएंगे, और मैंने बोल दिया सी पर ही हमने इमेज को रख दिया, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पर ही हमने इमेज को रख दिया। जब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही इमेज को रख देंगे तो हमारी इमेज, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वहाँ से जो भी लाइट जाएगी सब वही सेम पाथ को ट्रेस करेगी, राइट? तो इसने क्या किया? ये तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ से सी वाला जो रे था, जो मुझे पता था रे डायग्राम का, वो मैं कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरा तो ऑब्जेक्ट ही वहीं पर है। कर सकते हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम क्या कर सकते हैं? हम पैरेलल रेज लगाएंगे। हम कैसा रेज लगाएंगे? पैरेलल रेज लगाएंगे। हम फोकल पॉइंट से रेज को गुजराएंगे। क्यों? देखो ये देखो कितना इंटरेस्टिंग किया इसने, पैरेलल रेज को लगा के फोकल पे गुजराया और फिर इसने फोकल से गुजरा के पैरेलल रेज बनवाया। क्लियर है? तो कटा तो दोनों, तो मुझे कहीं पर तो काटेंगे, दोनों रेज का कोई तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो ये आपका क्या है? इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, दो रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट, और यही इंटरसेक्शन पॉइंट पर वो इमेज बनाया। इसलिए देखिए, जो जब भी ऑब्जेक्ट सी पर या रेडियस ऑफ कर्वेचर पर रखी गई है तो वो रियल बनाती है, इन्वर्टेड बनाती है, इक्वल साइज़ की बनाएगी, जितना ऑब्जेक्ट है उतना वही है, इक्वल साइज़ की बनाएगी, और v इज इक्वल टू आर हो जाएगा। तो मेरे पास दो चीज़ें, एक v इज इक्वल टू एफ है और एक v इज इक्वल टू आर है। याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो जाएगा, याद हो जाएगा। मैं ये पीपीटी आपको भेज दूँगी, डोंट वरी, या ये फोटोग्राफ्स जो भी है वॉट एवर टुडेज क्लास में भेज दूँगी। दो आपसे ये पूछेगा बेटा। क्लियर है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं कि अब धीरे धीरे पास ला रहे हैं। अब मैं आर तो हो गया मेरा, अब हम क्या करेंगे? एफ और आर के बीच में रखेंगे। तो याद करिए, एफ और आर के बीच का इमेज कहाँ बन रहा था? कहाँ से रिलेशन था इसका? बियॉन्ड आर से, बियॉन्ड आर मैंने आर से दूर, तो इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगा? बियॉन्ड आर बनेगा। ठीक है, अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है। जब हम सी और एफ के बीच में रखें तो एक तो मुझे पता है पैरेलल रेज फोकस से जाती है, और दूसरा मुझे क्या पता है? सी का वाला पता है कि सी से जो ट्रैवल करेगी वो वापस सी से ही आएगी। तो देखो इसने एक ये तो पैरेलल वाली ली और एक सी वाली रे ली है, सी वाली रे। अब दोनों का मैं क्या करवाऊंगी? एक्सटेंशन करवाऊंगी ना। ये देखो दोनों कैसे गई, ऐसे गई, तो कहीं पे तो कटेंगी इंटरसेक्शन, और ये जो कहाँ पर कटी? ये कटी है आपके बियॉन्ड सी पर, बियॉन्ड सी पर। इसलिए ये क्या है? मैग्नीफाइड है, इन्वर्टेड है, रियल है। और देखो ये आर से ग्रेटर देन है, मतलब ये वी क्या होता है? इमेज डिस्टेंस होती है। जब ये इमेज डिस्टेंस होती है तो हम क्या, हम इस डायरेक्शन में इमेज डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, होगी कि नहीं? ठीक है, तो ये क्या है? इनलार्ज्ड है, या आप बोलोगे मैग्नीफाइड है। कहीं कहीं पे आप बुक में देखो लिखा हुआ इनलार्ज मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको मैग्नीफाइड मिलेगा। क्लियर है? ओके। अब मान लो उसने फोकल पर ही रख दिया, और पास जाएंगे, फोकस पर रख दिया। फोकस पर रखेगा तो अब बवाल है, क्योंकि मुझे पता है कि एक तो देखो फोकल पॉइंट पे जब गुजरती है तो पैरेलल होती है, पर है ही ये फोकस पर, जैसे वो सी के टाइम पे हुआ था, तो वो वाली रे तो मैं ले नहीं सकती। ठीक है, तो मैं कौन सी लूँगी? मैं पैरेलल को फोकस से गुजरवा सकती हूँ, मतलब अगर मैंने रेस को पैरेलल किया तो वो फोकस से गुजर जाएगी। दूसरी मैंने सी वाली ले ली, दूसरी मैंने कौन सी ली रे? सी वाली ले ली, और सी वाली का नियम ही है कि सी से जाएगी तो सी पर आएगी, सी पर जाएगी तो सी पर आएगी। तो देखो ये इन्फिनिटी है, ये क्या है? इन्फिनिटी। वी कहाँ पर बन रही है? इन्फिनिटी पर बन रही है, और हाईली मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्फिनिटी पर बने। अब देखो यू ही जो है आपका अगर एफ में, यानी कि आप सोचिए कि
एफ पर कब बन रही थी? जब रेज पैरेलल आ रही थी। रेज पैरेलल कब आती है? जब रेज इन्फिनिटी से आती है। इन्फिनिटी, तो हम ये रिलेट कर सकते हैं ना कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट ही फोकस पर होगा तो मेरी इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पर। क्लियर है? कितना रिलेशन है, कितनी सिमेट्री है, देखिए। लास्ट वाला क्या है कि जब आप पोल और फोकस के बीच में रखते हो, किसके बीच में रखते हो? पोल और फोकस के बीच में। और जब ऐसी सिचुएशन आती है बेटा, तो कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। ये एक लास्ट और स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ पर कॉनकेव मिरर जो है आपका वर्चुअल इमेज बनाता है, वरना वो हर वक्त कैसा इमेज बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड। ये एक सिंगल केस है जब आपका कॉनकेव मिरर आपका वर्चुअल इमेज बनाएगा, इरेक्ट इमेज बनाएगा। क्या बनाएगा? वर्चुअल और इरेक्ट। अब देखो इसकी प्रॉब्लम क्या है कि पैरेलली ड्रॉ किया तो जाएगी फोकस पर, ठीक है, और दूसरा सी से ड्रॉ किया तो जाएगी सी पर, लेकिन ये रे कट कहाँ रही है? मिल तो रहा नहीं है इधर मुझे। इसका एक्सटेंशन करवाओ, इसका एक्सटेंशन करवाओ। मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। तो हम एक्सटेंशन मिरर के ऑपोजिट ले जाएंगे, अनदर साइड ले जाएंगे मिरर के। तो ये साइड क्या है मिरर का? अनदर साइड है। ये क्या है? मिरर का अनदर साइड है। जब मिरर का ये अनदर साइड है तो जब हम एक्सटेंड करवाए तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है। क्या मिला? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और यहीं पर क्या हो जाएगी? इमेज फॉर्मेट होगी, इमेज फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? जब यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा तो देखो मुझे एक इनलार्ज्ड मिल रहा है, मतलब जो हमें मिलेगा वो मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा। इसलिए देखो वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड एंड फॉर्म ऑन द ऑपोजिट साइड। अब मुझे एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट तो मेरा इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब यू तो मेरा नेगेटिव हो गया, ठीक है, लेकिन इमेज कहाँ बनी? इधर बनी है ना। तो हम तो हर चीज़ को हमेशा मिरर से ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये इस डायरेक्शन में मूव होगा बेटा जी। जब ये इस डायरेक्शन में मूव होगा दैट मीन्स मेरा वी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है ना कैसे पॉजिटिव नेगेटिव निकालते हैं? आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सबको याद करता है और एग्जाम में न्यूमेरिकल भूल गलत करके आता है, ठीक है, बट आप इसको याद मत करो, आप सीधा का सीधा कंसेप्ट यूज़ करो तो आपका इजीली ये हो जाएगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? नो। अब हम लोग जाएंगे किस पे? अब हम लोग जाएंगे कॉन्वेक्स मिरर पर, ठीक है। ये आपका कॉनकेव मिरर, ये आपका कॉन्वेक्स। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको कि ये एक पैरेलल रेज वाला और ये वाला। डाइवर्जिंग नेचर का है। तो तुम देखो ये, अच्छा, कॉन्वेक्स का सरफेस कौन सा रिफ्लेक्टिंग होता है? स्मूथ सरफेस क्या होता है इसका? बाहर वाला, एक्सटर्नल वाला, आउटसाइड बोलो या कुछ भी बोलो। तो ये इसका नेचर क्या होता है? वर्चुअल इमेज बनाने का। इसका नेचर क्या होता है? वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज बनाने का। अच्छा, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि मुझे बताओ किस पॉइंट पर कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर की तरह इमेज बनाता है। तो आपके दिमाग में क्या रहेगा? कॉन्वेक्स मिरर तो वर्चुअल इमेज बनाता है, कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज कैसे बना सकता है? वो तो हमेशा रियल बनाता है। लेकिन एक पॉइंट है जहाँ पर वो वर्चुअल इमेज बनाता है, वो क्या है? फोकस और पोल के बीच में। तो आप इसको ड्रॉ कर दोगे, कंडीशंस बता दोगे, फुल मार्क्स, ठीक है, ओके। सो अब देखो मुझे पता है कि इसका नेचर क्या होता है। ये वाला क्वेश्चन आप कर लोगे ना, जो अभी बोला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक बार और देखते हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं, पर फिर भी एक बार देखते हैं। क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर है, नेचर ही इसका क्या है? डाइवर्जिंग द रेज। कॉन्वेक्स नेचर है तो नेचर इसका क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है तो नेचर इसका क्या है? डाइवर्जिंग द रेज, डाइवर्जिंग द रेज, ये इसका नेचर ही है। अब देखो रेज अगर इसके पैरेलल आ रही है आउटर पर, तो वो क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी। लेकिन डाइवर्ज करेगी तो फिर मेरे को इमेज कैसे मिलेगा? तो इमेज मिलवाने के लिए मैं क्या करूँगी? इनको मिरर के दूसरे साइड ले जाऊँगी ना, मिरर के दूसरे साइड। तो देखो ये कुल मिला के इन लोगों ने क्या किया कि ये ऐसे करके डाइवर्ज किया, लेकिन ये यहाँ पर हम सबको जब ले जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा? कन्वर्जिंग पॉइंट मिलेगा। ये क्या है इन सब का? कन्वर्जिंग पॉइंट। मैं आपको इसी पे बताती हूँ, कन्वर्जिंग पॉइंट, ठीक है। अब जब ये इसका कन्वर्जिंग पॉइंट है बेटा, तो मुझे एक बात बताओ, ये रेज आ कैसे रही थी? ये तो इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आ रही थी, इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आ रही थी। और मुझे ये पता है कि जब इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आती हैं तो वो कन्वर्ज कहाँ पे होती है? फोकल पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, फोकल पॉइंट पे कन्वर्ज होती है। तो जब ये फोकल पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, इसका मतलब क्या है? ये आपका पॉइंट क्या है? फोकस है। क्या है आपका? फोकस है, हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज है,
वर्चुअल है और इरेक्ट है, हाँ ठीक है। ये सब इसका रे डायग्राम है। दूसरा देखिए, अब देखो इसने क्या बोला है कि रूल्स बताया है, सेम चीज़ जो अभी तक हम लोग चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं वही चीज़ को इसने फिर से रिपीट किया है और कुछ नहीं। चलो कोई ना, इसको देखते हैं। देखो क्या आया, पैरेलल आई, पैरेलल आके रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट करके मैंने इसको दूसरे पॉइंट पर अपना ज्वाइन करवाया, सब के सब देखो फोकल पॉइंट पर। क्लियर है। अब देखो अगर ये सी का ट्रैवल करके आ रहा है, एक्सटेंशन मैंने ऐसे करवाया कि वो सी पर ही आ रहा है, तो आएगा सी पर, जाएगा भी सी पर, ठीक है। और अगर ये पोल पर किसी पॉइंट पे आ रही है तो वो जाएगी कैसे, वही एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चेंज होगा क्या, चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ आपका रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा पैरेलल आएंगी तो भले ही इसका नेचर डाइवर्ज हो जाए, एक्सटेंड करवा के हम पोल पर ही लाएंगे। और मुझे पता है कि जब यहाँ पर फोकस है तो मैं इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ड्रॉ कर सकती हूँ, बिकॉज आर इज योर ट्वाइस ऑफ फोकस, बिकॉज आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन फोकस। हाँ तो मैं रे ही ऐसे करवाऊंगी भाई कि वो ऐसा आए, ठीक है, करवाऊंगी ही ऐसे कि वो ऐसे आए। समझ में आ गया ना हाँ बाबू। तो दीज आर द सम ऑफ द लॉज या सम ऑफ द रूल्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम यूज करने के, ठीक है। एक और आप देखो, अब ये वाला क्या है बताओ, ये वाला क्या है, ये वाला भी वही चीज़ है, इसमें भी हमने वही चीज़ का ही इस्तेमाल किया है जो अब तक हम कर रहे हैं। जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का नियम क्या होता है, कन्वेक्स मिरर जब मतलब ऑब्जेक्ट ये देखो ये है। अगर आपको कोई बोल दे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में लिखो थोड़ा सा, हाँ ठीक है, तो अगर कोई बोले कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, सबसे पहले तो आप बोलोगे ये स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर है। दूसरा आप बोलोगे कि इसके सरफेस इज ऑन द आउटर साइड। हाँ, आउटर सरफेस इसका शाइनी होता है, आउटर सरफेस जो होता है वो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, हाँ ठीक है। तीसरा आप बोलोगे कि इसका नेचर होता है कि रेस को डाइवर्ज करना, नेचर है रेस का डाइवर्जेंस। फिर आप बताओगे कि ये इमेज कैसे बनाता है, इमेज कैसी बनाता है, इमेज बनाता है वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट। अब ये फिर इसका बताओगे यूज़ बताओगे, ठीक है। तो मुझे हाँ, आज शाम तक आप मुझे कम से कम 3 यूजेस बताना, किसके, कॉन्वेक्स मिरर के, होमवर्क है, ठीक है। शाम तक आप मुझे मैसेज कर दोगे, चाहे टेलीग्राम में करो चाहे व्हाट्सएप पे करो, ग्रुप। अब देखो ये क्या है, सिंपल सा एक एग्जांपल बता रहा है कि इसने ऑब्जेक्ट को रखा है कि कहाँ पर, इन्फिनिटी और पोल के बीच में, कहीं पर भी रख दिया है इन्फिनिटी और पोल के बीच में। अब देखो रेज एक तो पैरेलल जाएंगी, पैरेलल वाली तो डाइवर्ज कर दिया, पर एक्सटेंड जब करवाएंगे तो कहाँ पे कटेगी बेटा, फोकस पर कटेगी, ये अपन को पता है। दूसरी रे, हाँ, ठीक है। और देखो दूसरा क्या है, मुझे दूसरी रे पता है कि दूसरी रे उसकी सी होती है, सी से पास करवाने वाली, तो सी से जाएगी तो सी से आएगी भी, तो भाई इसको भी हम एक्सटेंड करवाएंगे, इसको एक्सटेंड करवाया, इसको एक्सटेंड करवाया, तो मेरे पास ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट। ये जब इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया तो मुझे मिरर का वो मिल गया। वो क्या था, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, और ये डिमिनिश्ड साइज है, लेकिन है ये वर्चुअल और इरेक्ट ही। क्लियर है ना, बिहाइंड द मिरर, या कहीं किसी बुक में आप बिहाइंड द मिरर देखोगे, या किसी बुक में अनदर साइड ऑफ द मिरर, बात दोनों एक ही है, कोई अलग नहीं है। क्लियर कौन है ना, मैंने आपको साइड के एग्जाम्पल्स में कि कैसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, कि अगर मुझे स्फेरिकल मिरर को बताया गया है तो मैं पहले पूरा गोला स्फेरिकल का बनाऊंगी, उसके बाद एक सेक्शन काट के मैं ये बताऊंगी कि वो उसका सेक्शन है, चाहे ये कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, चाहे वॉटेवर में भी, यू हैव टू शो। तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है कि हर एक क्वेश्चन में कोशिश करनी है रे डायग्राम बनाने की, नीट एंड क्लीन। क्लियर। और दूसरा क्या है, टाइमर लगा के आपको पूरा सॉल्व करना है। जब आप टाइमर लगा के घर में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हो तो आपको एग्जामिनेशन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है। क्लियर है, हो जाएगा।